दोस्तों आज 2020 का आखिरी दिन है और ये साल वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है क्योंकि इस साल में ज़्यादा कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी जाते जाते इस साल को हम लोग थोड़ा सा याद कर ही लेते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनका आज मैं ईयर रिव्यू करने वाला हूँ। हम देखेंगे कि जो ये ब्रांड्स हैं इन्होंने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया है इस साल में, उनके कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं और ये भी कि क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन स्मार्टफोन ब्रांड से अगले साल। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले है इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड यानी कि Xiaomi। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं जो Xiaomi ने इस साल भी मेंटेन किया, और उनमें से सबसे पहला है कि Xiaomi के फ़ोन्स इस साल भी एक अच्छे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स बनकर सामने आए। जितने भी फ़ोन Xiaomi ने लॉन्च किए उसमें से मेरे ख्याल से 70 to 80% फ़ोन्स ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को बहुत ही आसानी से जस्टिफाई कर लेते हैं। Xiaomi का जो एक हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि उनके डिवाइसेस के या स्पेसिफिकली फ़ोन्स के जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होते हैं। यानी कि अगर मैं फ़ोन्स की बात करूं तो प्रोसेसर में आपको कोई कमी नहीं नज़र आएगी, डिस्प्ले में आपको कोई खास कमी ऐसी नज़र नहीं आएगी। हालांकि कुछ फ़ोन्स में उनके हाई रिफ्रेश रेट के डिस्प्लेज नहीं थे जबकि कंपटीशन के कुछ फ़ोन्स में थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस Xiaomi के फ़ोन्स बनाते हैं। बैटरी भी फ़ोन्स में अच्छी रहती है और जो ओवरऑल पैकेज है उनके डिवाइसेस का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अफोर्डेबल रहा है एट द सेम टाइम। अब Xiaomi के कुछ बेस्ट फ़ोन्स की बात कर लूँ तो मेरे हिसाब से Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power और जो फ्लैगशिप फ़ोन था यानी कि Mi 10, ये सारे ही फ़ोन्स मेरे हिसाब से Xiaomi के बेस्ट फ़ोन्स रहे हैं इस साल। इसके साथ साथ Xiaomi ने फ़ोन्स के लॉन्च को थोड़ा सा कम भी किया है जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन Xiaomi ने अपने कई सारे एक्सेसरीज और जो अप्लायंसेस हैं उनको भी इंडियन मार्केट में अब लाना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि एक अच्छे ब्रांड से काफ़ी कॉम्पिटिशन मिलेगा हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एक्सेसरीज की मार्केट को भी। लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं रहा है Xiaomi के लिए, कुछ गलतियां कुछ चूक रह गई है Xiaomi से भी, तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है जो कि Xiaomi की लगभग 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और इस साल भी उसका इलाज नहीं निकला, और वो थी Xiaomi के UI में एड्स की प्रॉब्लम। Xiaomi के जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं जैसे Note 9 सीरीज़ या जो 9 सीरीज़ है, इन सारे ही फ़ोन्स में एड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और अनफॉर्चुनेटली Xiaomi ने इस प्रॉब्लम को इस साल भी सॉल्व नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसके साथ साथ Xiaomi ने कोई भी A सीरीज़ का फ़ोन इस साल लॉन्च नहीं किया है। Xiaomi का Mi A3 फ़ोन था जो 2019 में लॉन्च हुआ था आखिरी, उसके बाद से कोई भी A सीरीज़ का फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है, जबकि ये A सीरीज़ Xiaomi की काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है इंडिया में और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हिट भी रही थी। लेकिन फिर भी Xiaomi ने कोई भी A सीरीज़ का फ़ोन लॉन्च इस साल नहीं किया है, तो ये भी एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है। और आखिरी पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि Xiaomi ने पोको के फ़ोन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंपटीशन में ही डिवाइसेस निकाले हैं। कुछ फ़ोन्स तो इतने ज़्यादा सिमिलर थे कि कस्टमर को उनमें डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और इसके अलावा पोको के फ़ोन्स में कुछ ऐसे फीचर्स जैसे कि उसमें एड्स नहीं होते थे, ये सब जो फीचर्स थे ये Xiaomi में अवेलेबल नहीं थे। तो भला क्यों कोई पोको की जगह Xiaomi को खरीदेगा उतने ही प्राइस पे? तो ये एक प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता है कि Xiaomi और पोको एक जैसे ही फ़ोन्स क्यों लॉन्च करते जा रहे हैं। दोस्तों Xiaomi के बाद अब आते हैं उसके ही एक और ब्रांड पे जो कि है पोको। तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सारे ही पॉइंट्स आप Xiaomi से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन Xiaomi के अलावा जो पोको के फ़ायदे रहे हैं उसमें से सबसे पहला है कि जहां Xiaomi में आपको भर भर के एड्स मिलते हैं, पोको के फ़ोन्स में अभी तक कोई भी एड्स नहीं मिलते हैं आपको। तो ऑब्वियसली Redmi के मुकाबले पोको के फ़ोन्स ऐड के मामले में ज़्यादा बेहतर हैं। नंबर 2 कि पोको ने कुछ इस साल के बहुत ही बढ़िया फ़ोन्स निकाले हैं जैसे कि पोको X2। पोको X3 भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन था, लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ थे, इस वजह से वो उतना ज़्यादा मुझे इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन फिर भी पोको X2 काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक फ़ोन था। तो ये भी एक पॉजिटिव है कि पोको ने एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव फ़ोन इस साल निकाला। लेकिन अब आते हैं पोको की प्रॉब्लम्स पे, और सबसे पहली बात तो ये कि पोको के जो बाकी सारे फ़ोन्स थे यानी कि जो Redmi से सिमिलर फ़ोन्स थे वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा एवरेज फ़ोन्स थे। मुझे तो पर्सनली ये फ़ोन्स कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आए। इसके अलावा जो मैंने Xiaomi के बारे में पॉइंट बताया कि ये दोनों ही कंपनीज ऐसा लगता है आपस में ही फाइट कर रही हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा फ़ोन लिया जाए। तो ये भी एक कंफ्यूजन है जो मेरे हिसाब से Redmi और पोको को साथ में ही बैठकर सॉल्व कर लेना चाहिए,
कि अगर पोको का एक फ़ोन आता है तो उससे सिमिलर रेडमी ऐसा कोई फ़ोन ना निकाले। तीसरा ये कि कई सारे पोको ने ऐसे फ़ोन्स निकाले जो कि एक्चुअली बाहर की मार्केट में यानी कि इंडिया के बाहर वो फ़ोन्स रेडमी के फ़ोन्स थे और उन्हीं का नाम चेंज करके यानी रीब्रांड करके उन्हीं फ़ोन्स को पोको के नाम से इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। तो ये भी एक गलत बात है मेरे हिसाब से। इंडियन मार्केट के साथ ये एक सौतेला व्यवहार है जो कि पोको को नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, पोको से जो मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और साथ ही साथ एक होप भी है कि शायद पोको बहुत जल्द पोको F2 फ़ोन भी लॉन्च कर सकता है, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फ्लैगशिप फीचर्स वाला फ़ोन हो सकता है। अगर पोको ऐसा ही फ़ोन ले आता है तो मेरे हिसाब से पोको F1 के बराबर ही पोको F2 की भी धूमधाम इंडियन बाज़ार में मच सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान पोको को मेरे हिसाब से रखना चाहिए 2021 में। तो शाओमी के दोनों भाइयों के बाद अब आते हैं हम लोग इंडिया के सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले स्मार्टफोन ब्रांड पे यानी कि रियलमी पे। अब रियलमी से मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहा हूँ इस साल, और इसमें से पहला ये है कि रियलमी के फ़ोन्स आपको लगभग सारे ही प्राइस पॉइंट्स पे मिल जाएंगे और ये सारे ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ आते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबी इन फ़ोन्स की स्पेक्स लिस्ट होती है और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी रहे हैं इस साल। दूसरी बात जो रियलमी की मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो ये कि इस साल इन्होंने अपने लगभग सारे ही जो मिड रेंज फ़ोन्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करी है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको ये सारे ही फास्ट चार्जर्स इन द बॉक्स मिलते हैं फ़ोन के साथ ही। इसके साथ साथ रियलमी का जो रियलमी UI है उसमें एक टोटली एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और साथ ही में कोई भी बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर आपको रियलमी UI में देखने को नहीं मिलेगा। और जो थोड़े बहुत ब्लोटवेयर ऐप्स होती भी हैं वो भी बहुत आसानी से रियलमी के फ़ोन्स में अनइंस्टॉल हो जाती हैं। तो इन तीन चीज़ों ने तो मुझे खास तौर पर सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है रियलमी के बारे में। और इसके अलावा रियलमी ने भी शाओमी की ही तरह एक्सेसरीज़ और नए नए अप्लायंसेस में भी एंटर किया है इंडियन मार्केट में। रियलमी ने अपने टीवीज़ भी लॉन्च किए थे जो कि काफ़ी डिसेंट परफॉर्मर थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी एक काफ़ी डिसेंट प्राइस पे ये टीवीज़ लॉन्च हुए थे। दोस्तों, रियलमी से हालांकि मैं बहुत इम्प्रेस रहा हूँ इस साल, लेकिन फिर भी दो ऐसी दिक्कतें हैं जो मुझे रियलमी के साथ महसूस हुई इस साल। और उसमें से सबसे पहला ये है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल करा दिए हैं बहुत ही छोटे से प्राइस ब्रैकेट में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब आप देख लीजिए कई सारे ऐसे सिमिलर फ़ोन्स हैं जो रियलमी ने इस साल लॉन्च किए थे, जिसमें से सबसे पहला है रियलमी 7 और रियलमी नार्जो 20 प्रो। अब इन दोनों ही फ़ोन्स की आप स्पेक शीट देखोगे तो लगभग सारे ही फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सिर्फ कैमराज में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों ही फ़ोन्स में, लेकिन ये दोनों ही फ़ोन्स एक ही प्राइस पे भी लॉन्च हुए हैं, यानी 15,000 से दोनों ही फ़ोन स्टार्ट होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं कस्टमर्स को, और मेरे हिसाब से अब रियलमी को क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये ना कि इतने सारे सिमिलर से फ़ोन्स लॉन्च करने चाहिए। दोस्तों, दूसरी दिक्कत जो मुझे रियलमी के साथ लगी है वो ये कि बहुत जल्दी ये नए नए फ़ोन्स लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पुराने फ़ोन्स होते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पुराने फ़ोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 महीने पुराने फ़ोन्स होते हैं, उन पुराने फ़ोन्स के जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा अपने आप को बिट्रेड महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं सैमसंग पे। तो सैमसंग का मेरे हिसाब से ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। स्पेशली अगर मैं मिड रेंज फ़ोन्स की बात करूँ तो सैमसंग ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ोन्स निकाले हैं इस साल मिड रेंज में, जैसे गैलेक्सी M31s, गैलेक्सी M21, और सबसे ज़बरदस्त फ़ोन जो मुझे सैमसंग का लगा है इस साल वो है सैमसंग का M51, जो कि स्नैपड्रैगन 730G के साथ आता था। साथ में 7000 mAh की बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी थी इस फ़ोन में। तो ये साल देखते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है कि सैमसंग अगले साल भी मिड रेंज फ़ोन्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नॉन चाइनीज़ ब्रांड से भी काफ़ी अच्छे फ़ोन्स निकले मिड रेंज में। और दोस्तों, सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मुझे सैमसंग के फ़ोन्स के साथ लगता है, इस साल नहीं बल्कि पहले से भी, जब से सैमसंग ने अपने फ़ोन्स लॉन्च करना शुरू किया है मिड रेंज में भी, और वो ये कि सैमसंग के फ़ोन्स लगभग सारे ही एमोलेड डिस्प्लेस के साथ आते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप चाहे 12,000 का फ़ोन लें, आप चाहे 15,000 का फ़ोन लें, तो भी आपको सैमसंग के फ़ोन्स में एमोलेड डिस्प्ले देखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन दोस्तों, सैमसंग से जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से सबसे पहला ये कि सैमसंग ने बेसिकली अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स में इस साल कोई भी खास इनोवेशन नहीं किया है। अगर मैं स्पेशली नोट और S सीरीज़ की बात करूं, नोट 20 अल्ट्रा और S20 प्लस में भी मुझे कुछ खास ऐसा फीचर नहीं समझ में आया जिसको मैं लिटरली कह सकूं कि ये एक इनोवेटिव फीचर है। और साथ ही साथ इन फ़ोन्स का वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन जो है वो भी मुझे इस साल थोड़ा सा कम नज़र आया है। और इसके अलावा मुझे लगता है सैमसंग को
2021 में अपने फ्लैगशिप फोन्स में भी स्नैपड्रैगन के ही प्रोसेसर्स वाले फोन्स इंडिया में भी लॉन्च करने चाहिए। ये प्रॉब्लम मुझे सैमसंग की लगभग 2-3 साल से फील हो रही थी और मेरे हिसाब से अब समय आ गया है जब सैमसंग इंडिया में भी अपने एक्सिनोस फोन्स को छोड़ के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स वाले फोन को लॉन्च करे। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है सैमसंग से 2021 में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एप्पल की। दोस्तों एप्पल ने इस साल अपनी आईफोन 12 सीरीज लॉन्च करी और इसके साथ साथ आईफोन SE 2 को भी लॉन्च किया। आईफोन SE 2 मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फ़ोन लगा और जिन लोगों ने ये फ़ोन्स दिवाली जैसे ऑफर्स में लिए उन लोगों के लिए ये फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा क्योंकि ये काफ़ी सस्ता हो गया था फ़ोन। उसके अलावा जो आईफोन की 12 सीरीज़ है वो एज ऑलवेज हमेशा फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के साथ आती है। एप्पल के आईफोन में आप परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नहीं देखेंगे। और जो एप्पल के बेस्ट फ़ोन्स मुझे इस साल लगे हैं वो है सबसे पहले तो आईफोन SE 2 क्योंकि वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फ़ोन है और उसके साथ साथ आईफोन 12 मिनी जो कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा है मुझे इस साल। एप्पल की भी जो ड्रॉबैक्स हैं उनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला ये कि जो आईफोन 12 सीरीज़ के जो टॉप एंड फ़ोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कि उसको आप वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं और वो पर्सनली फ़ोन्स मैं रिकमेंड करता भी नहीं हूँ। आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 तो ठीक है लेकिन आईफोन 12 प्रो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन है और ये एक मेरी प्रॉब्लम रही है कि आईफोन लगातार इंडिया में अपने प्राइसेस बढ़ाता जा रहा है जो कि जस्टिफाइड नहीं है। इसके अलावा सैमसंग के लिए जैसे मैंने कहा एप्पल के भी मैं यही कहूँगा कि इस साल उनकी तरफ से मुझे कोई भी इनोवेशन देखने को नहीं मिला है, कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं आई है जो एक ट्रेंड सेटर बन जाए इस साल। और इसके अलावा अब आईफोन्स को डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे नए एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है क्योंकि जो नॉच वाले डिस्प्लेज हैं वो अब उतने अच्छे नहीं लगते हैं और आजकल आप जहां एंड्रॉयड के साइड में देखें तो आपको पंच होल डिस्प्लेज और वाटर ड्रॉप डिस्प्लेज मिलते हैं और अब आईफोन को भी इसीलिए स्क्रीन की डिज़ाइन में थोड़े से एडवांसमेंट करने की सख्त ज़रूरत है। अब दोस्तों आते हैं OnePlus पे। दोस्तों इस साल OnePlus ने वापसी करी है अपनी मिड रेंज सीरीज़ में अपने नॉर्ड फ़ोन्स के साथ। ये नॉर्ड फ़ोन्स जो लॉन्च हुए हैं वो 25 से 30 हज़ार के बीच में आते हैं और ये फ़ोन्स ठीक ठाक वैल्यू फॉर मनी थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे फ़ोन्स लेकिन क्योंकि OnePlus का नाम जुड़ा हुआ है नॉर्ड सीरीज़ के साथ तो ये फ़ोन मैं कहूँगा काफ़ी डिसेंट थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने OnePlus के लिए। और इसके अलावा जो हमेशा से एक पॉजिटिव रहा है OnePlus के फ्लैगशिप फ़ोन्स का भी वो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज देते हैं, तो वो काम इस साल भी OnePlus ने किया है अपने 8 सीरीज़ के फ़ोन से। और अगर मैं OnePlus की कमियों की बात करूँ तो साल दर साल देखा जाए वो OnePlus के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं यानी कि जो 8 सीरीज़ के फ़ोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं और इनका जो वैल्यू फॉर मनी क्वोशंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, स्पेशली साल 2020 में। एक तरफ जहां OnePlus ऐसी कंपनी माना जाता था जो कि फ्लैगशिप किलर फोन्स लाता था यानी कि 30 से 35 हज़ार रुपए के प्राइस पे आपको ऐसे फोन्स ला के देता था जो कि सैमसंग और आईफोन जैसी परफॉर्मेंस लेके आते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो OnePlus के फोन्स जो इस साल लॉन्च हुए हैं वो लगभग एक प्रॉपर फ्लैगशिप के कॉस्ट के हो गए हैं, तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगती है जो कि OnePlus को अब ठीक कर लेनी चाहिए वरना उनका काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है 2021 में। तो एक समय पे जहाँ पे आपको 30 हज़ार के प्राइस पे OnePlus का फ्लैगशिप प्रोसेसर वाला फ़ोन मिल रहा था, आज आपको OnePlus का नॉर्ड मिलता है जो कि एक अपर मिड रेंज का डिसेंट सा प्रोसेसर है। एक प्रॉब्लम जो OnePlus की हमेशा से ही रही है कि कोई भी नया इनोवेशन OnePlus ने नहीं किया है और मैं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हूँ, लेकिन इस साल अनफॉर्चुनेटली किसी भी बड़े ब्रांड ने कोई भी बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं किया है और OnePlus के साथ भी ऐसी ही कहानी रही है। तो दोस्तों फटाफट बात करते हैं हम लोग मोटोरोला की। दोस्तों मोटोरोला की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है मोटोरोला की, लेकिन फॉर्चुनेटली साल खत्म करते करते मोटोरोला ने एक बहुत ही तगड़ा कमबैक किया है। सबसे पहले तो मोटोरोला ने जो वन फ्यूजन प्लस अपना फोन लॉन्च किया था वो भी बहुत जबरदस्त फोन था और मेरी लिस्ट में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस वन ऑफ द बेस्ट फोन्स जरूर है। इसके अलावा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ मोटो जी 5G जो कि स्नैपड्रैगन 750 प्रोसेसर के साथ आता है, वो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल 5G रेडी फोन भी बन गया है और ये फोन एक बहुत ही इंप्रेसिव प्राइस पॉइंट पे लॉन्च भी हुआ है। तो मोटोरोला का ये साल बहुत मैं खुश होकर बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही इंप्रेसिव साल रहा है और मोटोरोला के जो एडवांटेजेस हैं कि वो एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देते हैं, साथ ही साथ मोटोरोला के साथ एक ब्रांड वैल्यू जुड़ी हुई है। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मोटोरोला भी अब 2021 में और भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। लेकिन मोटोरोला ने कुछ गलतियां भी करी, जैसा मैंने बताया कि मोटोरोला ने साल खत्म होते होते तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन साल के शुरुआत में उन्होंने जो मोटोरोला एज प्लस फ़ोन लॉन्च किया वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन था।
75,000 के प्राइस पे फ़ोन लॉन्च हुआ था, यानी कि सैमसंग के नोट सीरीज से भी ज़्यादा ये महंगा फ़ोन लॉन्च हुआ था और इसीलिए ये फ़ोन बिल्कुल भी मार्केट में नहीं चला। तो मेरे हिसाब से मोटरोला को अपनी ये गलती थोड़ी सी सुधारनी चाहिए 2021 में, और अगर वो एक फ्लैगशिप फ़ोन अपना निकालते भी हैं तो एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे निकालना चाहिए, यानी कि 35 से 40 हज़ार के बीच उनको एक फ़ोन ज़रूर निकालना चाहिए। और एक तरफ जहां मैंने बात करी मोटरोला के सॉफ्टवेयर की, यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड की, वहीं पे एक इसकी दिक्कत भी रही है कि मोटरोला ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में थोड़ी सी मात खाई है इस साल, और मोटरोला को अपडेट्स और भी ज़्यादा रेगुलरली अपने डिवाइसेस में ज़रूर देने चाहिए। मोटरोला के बाद दोस्तों अब बात करते हैं नोकिया की, और नोकिया का हाल बहुत ज़्यादा बुरा रहा है इस साल। और सबसे पहले नोकिया की अगर पॉजिटिव बात करें तो वो वही 2 पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमेशा से नोकिया में रही हैं, यानी कि एक बहुत ही अच्छा स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस उनके फ़ोन्स देते हैं, साथ ही में अपडेट्स में भी बहुत तेज़ है नोकिया के फ़ोन्स। और इन दोनों पॉइंट्स के अलावा नोकिया का और कोई भी मुझे एडवांटेज आज की तारीख में नज़र नहीं आता है। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ये सोच के कि नोकिया ने बिल्कुल कोई भी ऐसा फ़ोन इस साल नहीं निकाला। मतलब मैं एक भी फ़ोन ऐसा नहीं बता सकता हूँ जो वैल्यू फॉर मनी रहा हो, या जिसमें इनोवेशन रहा हो, या जिसमें ऐसी कोई बात रही हो जिसकी वजह से लोग नोकिया को खरीदना चाहें। नोकिया के सारे ही फ़ोन्स बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस रहे हैं। ये प्रॉब्लम इस साल की नहीं, बल्कि जब से नोकिया ने अपना रिटर्न किया है तब से ये एक प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस साल तो नोकिया ने बिल्कुल ही इंडियन मार्केट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि 2021 में शायद नोकिया का नामो निशान भी ना रहे इंडिया में। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अब आते हैं ओप्पो और वीवो पे। तो ओप्पो और वीवो, जैसा कि उनका हमेशा से ही काम रहा है कि बहुत ज़्यादा इनोवेशंस करने की कोशिश करते हैं, और वैसा ही इन्होंने इस साल भी किया है। जैसे वीवो ने इस साल अपने X50 फ़ोन के साथ एक गिम्बल बेस्ड कैमरा लेंस को लॉन्च किया था, कैमरा फ़ोन को लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा था मुझे। और वहीं ओप्पो ने रेनो 4 प्रो के साथ एक काफ़ी अच्छा इनोवेटिव, काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोन निकाला था। तो इन दोनों कंपनीज़ का जो हमेशा से काम रहा है कि थोड़े इनोवेशंस लाते हैं, और स्पेशली फ्रंट कैमरा या कैमरा टेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस करते हैं। तो उन दोनों ही फैक्टर्स पे ये कंपनीज खरी उतरी हैं। लेकिन जो मेरी इन दोनों ही ब्रांड से एक प्रॉब्लम रही है कि ये मिड रेंज फोन्स को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लॉन्च होते हैं, जबकि इन्हीं की जो कंपनी का भाई है यानी कि रियलमी, वो बहुत ही ज़बरदस्त फोन्स लॉन्च करता है इंडिया में और मिड रेंज का एकदम किंग बन चुका है। और डिसअपॉइंटेड मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि पिछले साल वीवो ने थोड़ी सी कोशिश करी थी अपने Z सीरीज़ के फ़ोन्स के साथ, लेकिन इस साल तो वीवो ने कोई भी ऐसा बजट सेंट्रिक फ़ोन लॉन्च नहीं किया जो कि अपने कंपटीशन के बराबर इंप्रेसिव रहा हो। इसके बाद दोस्तों आते हैं Asus पे। तो Asus ने, जैसा कि आप जानते हैं, इस साल सिर्फ एक ही फ़ोन लॉन्च किया और वो भी उनका ROG Phone 3। अब ROG Phone 3 में कोई भी खास दिक्कत नहीं है। इवन मैं ये भी कहूँगा कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था, लेकिन क्या ये फ़ोन सबके लिए था? नहीं। और Asus ने इसके अलावा और कोई भी फ़ोन लॉन्च नहीं किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि Asus की भी काफ़ी एक फ़ैन फॉलोइंग रही है इंडिया में और उन्होंने काफ़ी ऐसे अच्छे फ़ोन भी लॉन्च किए हैं। जैसे पिछले साल Asus ने Asus 6Z लॉन्च किया था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और Asus लोग इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि कई लोग आजकल चाइना की कंपनी के फ़ोन से दूर होना चाहते हैं। तो ऐसे में Asus को अपना एक मिड रेंज फ़ोन भी लाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि Asus अपने मैक्स प्रो फ़ोन्स को क्यों बंद कर चुका है, लेकिन फिर भी 2021 में मैं उम्मीद करता हूं कि Asus भी अपने मिड रेंज फ़ोन के साथ ज़रूर वापसी करेगा। तो दोस्तों आते हैं इस वीडियो के लास्ट ब्रांड पे, और वो है माइक्रोमैक्स। जी हाँ, माइक्रोमैक्स को मैंने इस वीडियो में लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये ब्रांड काफ़ी साल गायब रहने के बाद अब नवंबर में इसने अपनी दोबारा से शुरुआत करी है। अपने 2 फ़ोन्स माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किए थे, जिनका ओवरव्यू भी मैंने किया था, और मेरे ओवरव्यू में मैंने ये पाया कि ये दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर थे। ये दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे वैल्यू फॉर मनी थे, चाहे इन नोट 1 हो चाहे इन 1B फ़ोन हो। तो माइक्रोमैक्स ने एक काफ़ी इंप्रेसिव कमबैक किया है अभी तक। साथ में इन्होंने प्राइसिंग भी अच्छी रखी है अपनी दोनों ही डिवाइसेस की, और इसके अलावा एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आता है जिसका कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप सब लोग ज़रूर जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों माइक्रोमैक्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो माइक्रोमैक्स को अभी और फेस करने पड़ेंगे। वो वीडियो ज़रूर आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन जो समरी है वो ये कि पहला, माइक्रोमैक्स को अपनी सर्विस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। उन्हें अच्छा एक कंपटीशन अगर देना है इंडियन मार्केट में दोबारा से, तो सर्विस का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में और नए नए फ़ोन्स लॉन्च
करते ही रहने होंगे और बहुत ही अच्छे दाम पे। इसके अलावा लगातार माइक्रोमैक्स को मेहनत करनी पड़ेगी एक पॉजिटिव इंडिया में सेंटिमेंट बनाने के लिए कि हाँ उनके फोन्स भी लोग लेंगे तो कोई भी उसमें कमी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई है और मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारे ही ब्रांड्स को कवर कर लिया है जो कि सिग्निफिकेंस रखते हैं आज की डेट में इंडियन मार्केट में। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और साथ ही में लगातार ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, खूब सेलिब्रेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।